हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, जहां पर हम आपकी हिंदी से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। खास तौर से हम यहाँ बात कर रहे हैं सीबीएसई के बच्चों के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th हिंदी कोर के काव्य खंड का अध्याय है गजल। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित ये गजल है। गजल अलग अलग शेरों को कंबाइन करके बनती है, हम सभी को पता है। शायरी पर आधारित ये गजल बहुत ही अच्छी थी। अब हमने गजल तो पढ़ ली, उस पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी कर लिया। अब बात आती है कि इसमें अगर वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो किस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले वही करते हैं। आज हम करने वाले हैं इस गजल पर आधारित कुछ वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, तो करीबन 10 प्रश्नों को आज लेकर आई हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, साए में धूप गजल का उद्देश्य लिखिए। यानी कि एक तरीके से ये जो पूरी गजल हमने पढ़ी कि किस उद्देश्य से यहाँ पर जो है दुष्यंत कुमार जी ने रखी, क्या कारण था। ठीक है, चलिए देखते हैं। दुष्यंत कुमार जी की गजल के संग्रह साए के धूप से ली गई इस गजल का नामकरण ही संग्रह के नाम पर किया गया है। तो आप ऐसे समझिए कि दुष्यंत कुमार जी का पूरा गजलों का एक संकलन है, उसमें बहुत सारी गजलें, तो उसमें से एक ये गजल हमारे सामने प्रस्तुत करी और इसका शीर्षक ही रखा गया, किसका, संग्रह के नाम पर रखा गया। संग्रह का नाम क्या था, साए के धूप। ठीक है, ये पूरी गजल एक विशेष मनःस्थिति में लिखी गई है। वर्तमान राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे कवि बदलना चाहता है। अब कहते हैं ना कि भाई वादे तो बहुत कर लिए जाते हैं पर उन्हें निभाया नहीं जाता। राजनीति का ये स्वरूप सबसे गलत होता है, तो वो इसी चीज को बदलना चाहते हैं। कवि किसी अच्छे विकल्प को मान्यता देना चाहता है। वर्तमान व्यवस्था चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, उससे कवि खिन्न है, यानी कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस स्वार्थ भरी व्यवस्था के स्थान पर कवि निस्वार्थ त्याग और समर्पण लाना चाहता है। कभी पत्थरों और अंधेरों के स्थान पर रोशनी और नमी को स्थापित करना चाहता। मतलब ऐसे लोग सत्ता में आए जो दूसरों के दुख दर्द को समझें और उनका निवारण करें, ना कि ऐसे लोग आए जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। उनका स्वार्थ से हट गया, उसके बाद जनता की तरफ वो ध्यान भी नहीं देते। तो इस परिवर्तन के लिए उन्होंने इस गजल को लिखा। दूसरा प्रश्न है, गजल में कवि ने कैसे व्यक्तियों का वर्णन किया है जो कि बहुत ही जो है स्वार्थी हैं, सत्ता लोलुप हैं, इस तरीके सत्ता के लालची जो हैं, उनका वर्णन किया है। गजल में कवि ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जो गरीब है। ठीक है, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर दोनों ही की बात करी जा रही है। मैंने एक पोर्शन बताया, दूसरा नहीं बताया आपको, कि गरीब लोगों की बात हो रही है और साथ ही साथ उन लोगों की बात हो रही है जो इन गरीब लोगों का शोषण करते। ठीक है, तो दोनों की ही बात इस पूरी गजल में चल रही है। वह आम व्यक्ति जो सत्ता के शासन के कारण शोषित हो रहा है, जो परेशानियों से भी खुद को सहेज रखा है, जिसके पास वस्त्र नहीं है, जिसमें से अब लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है, वह विरोध करने का भाव समाप्त कर चुका है। इनके चुप रहने के कारण ही अब सत्ता का राज एकदम शांति में चला गया। उसकी शासन में कोई बाधा नहीं आ रही। यह लोग अब कुछ बोलना नहीं चाहते। यह भ्रष्टाचारी नेताओं से अब थक चुके हैं। तो एक तरीके से तो इन गरीब लोगों के बारे में बात करी गई, दूसरी ही तरफ व्यंग किया गया उन लोगों के ऊपर जो इन गरीब लोगों का शोषण करते हैं। तो लास्ट में ये एलिमेंट जरूर जोड़ना, क्योंकि हमने गजल में इन दोनों के बारे में ही खुलकर बात करी हुई है दुष्यंत कुमार ने, कि वो उन लोगों पर भी व्यंग कर रहे हैं जो सत्ता लोलुप है और लोगों पर अत्याचार करते। तीसरा प्रश्न है, कवि ने चिराग शब्द का प्रयोग क्या दर्शाता है। चिराग, चिराग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रोशनी देना। ठीक है, तो यहाँ चिराग दो आश्रय में लिया गया है। देखिए क्या है, गजल में कवि ने चिराग शब्द का प्रयोग 2 बार किया। जब पहली बार चिराग किया तो चिराग शब्द का प्रयोग बहुवचन यानी चिरागा के रूप में किया गया। ठीक है, किया था, बिल्कुल सही, जिसका अर्थ अत्यधिक लोगों को सुख सुविधाओं से, यानी कि सत्ता जब लोग आते हैं ना, जैसे नेता आते हैं तो कहते हैं कि भाई हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे, बहुत सारी सुख सुविधाएं देंगे। तो वो बहुत सारी सुख सुविधाओं के लिए पहला चिराग की जगह उसका बहुवचन चिरागा इस्तेमाल किया गया।
गजल में जब दूसरी बार चिराग शब्द का प्रयोग किया गया तब एक वचन में किया गया, जिसका अर्थ केवल एक शहर या व्यक्ति की सुख सुविधा से, यानी कि जहां हमने वादे किए थे कि हम सबको, सभी लोगों को सारी सुविधाएं देंगे, यहां पर आज एक व्यक्ति को एक सुविधा भी मुहैया नहीं। ये बात है ना, एक ही शब्द का अलग अलग तरीके से दो बार प्रयोग किया, जिससे भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। कहाँ तय था चिरागा हर एक घर के लिए, चलो यहां से चल और उम्र भर के लिए। इस पंक्ति का आश्चर्य क्या है? तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से वादे किए गए थे कि बहुत सभी को सारी सुविधाएं मुहैया होंगी, लेकिन अब किसी एक व्यक्ति को एक सुविधा मुहैया नहीं। अब हम चाहते हैं कि अब यहां से हम हमेशा के लिए चले जाएं। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सुख सुविधाएं या बेसिक जरूरतें ही हमारी पूरी नहीं हो पा रही। इन पंक्तियों में कवि ने सत्ता के शासन के विरुद्ध खड़े होकर सच्चाई का दर्शन कराया है कि सत्ता ये कह रही कि अब हम आपके खिलाफ खड़े, कह रहा है ना कि चलो यहां से चले उम्र भर के लिए, है ना। कवि ने कहा कि नेताओं ने केवल वादे ही किए, उनको पूरा नहीं किया। अत्यधिक सुख सुविधाओं के वादे किए, परंतु जरूरी सुख सुविधाएं तक नहीं दी। कवि ने कहा कि नेता नागरिकों का कल्याण करते हैं, बात सही है भाई, उनको हम सत्ता पे लाते क्यों? क्योंकि हम अपना भला चाहते हैं। पर आज नेता आम आदमी का शोषण करते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अनेक संस्थाएं नागरिकों का कल्याण करती हैं, परंतु यहाँ संस्थाएं भ्रष्टाचारी हो चुकी हैं। मतलब वो भी अब पैसा खिलाओ तब वो काम करेंगी, इस तरीके से वह आम आदमी का शोषण कर रहे हैं। इन संस्थाओं का कार्य किसी वृक्ष के रूप में काम करना है, लोगों को छांव देना है, मतलब लोगों की मदद करना है। तो ये क्या, एक वृक्ष की तरह भी संस्थाएं खड़ी क्यों की गई? ताकि दूसरों की मदद हो सके, है ना। परंतु ये भ्रष्टाचारी होकर लोगों को नुकसान पहुंचा रही, लोगों का शोषण कर रही। प्रश्न संख्या 5 है, एक शायर की जुबान पर कौन पाबंदी लगा सकता है? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर शासक वर्ग अत्याचारी है तो वो शायर की जुबान पर पाबंदी लगा सकता है, और ऐसी पाबंदी अंग्रेजों के शासनकाल में लगी भी थी, हम सभी जानते हैं, है ना। एक शायर की जुबान पर पाबंदी सत्ता में होने वाला शासक वर्ग लगा सकता है। एक शायर भ्रष्टाचारी सत्ता के विरुद्ध रहता है, क्योंकि हमेशा वो, देखिए, जो भी लेखक होगा, रचनाकार होगा, वो अगर कहीं गलत देख रहा है तो उसके बारे में लिखेगा जरूर। सत्ता के विरुद्ध जाकर वह लोगों को जागरूक करता है, लोगों को उनके अधिकार याद दिलाता है, लोगों को क्रांति के लिए बढ़ावा देता है। इससे शासक वर्ग को सत्ता की क्रांति को खतरा लगता है। उन्हें लगता है कि अगर भाई इसने ज्यादा लिखा तो हमारा जो शासन है वो डोल जाएगा, हट जाएगा, नहीं तो क्रांति हो जाएगी, है ना। ये चीज शासक शायर की जुबान पर पाबंदी लगाने का प्रयास करता है कि मतलब जो ये देख रहा है वो ना लिखे, क्योंकि शासक की शक्तियों के कम होने का खतरा रहता है। शासक खुद को बचाने के लिए उनकी कविताओं को पाबंदी लगा सकते हैं। शासक को अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए विरोध को दबाने की जरूरत होती है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जिन जिन साहित्यकार ने लिखा उनको या तो जेल हुई या उनकी कृतियों को जला दिया गया, पाबंदी थी वहां पर। आप नहीं कह सकते थे, नहीं बोल सकते थे सरकार के खिलाफ। क्यों? क्योंकि भाई उनको ये डर था कि भाई अगर इन्होंने इतना लिखा, लोगों ने पढ़ा, तो जाहिर सी बात है लोगों में जो है वो शांति भंग होगी और वो आंदोलन वगैरह कर देंगे। इसलिए अंग्रेजों के टाइम में इस तरह की पाबंदियां थी। साय में धूप गजल का मूल भाव अथवा प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। प्रस्तुत गजल में कवि ने समाज में व्याप्त राजनीतिक अव्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों को इस दशा को बदलने की प्रेरणा दी। क्या दी है? कि भाई आप इस दशा को बदलिए। कवि को आशा थी कि स्वतंत्रता के बाद देश की दशा सुधरेगी, परंतु अब तो और भी अधिक बुरी दशा हो गई। उन्हें लग रहा था कि भाई धीरे धीरे इनमें चेंजेस होगा, लेकिन अब क्या है, और बुरी हालत होते जा रहे हैं। हमें सहारा देने वाला शासन ही हमारे लिए कष्टकारी बन गया है। भाई चुन के तो हमने रखा, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहा है। हम इतने अधिक दबे कुचले हैं कि विद्रोह भी नहीं कर सकते। वे ईश्वर के नाम पर भाग्यवादी बने सुखद सपनों में खोए हुए हैं। यह संवेदनहीन शासन व्यवस्था इनका दर्द तो नहीं समझ सकती, परंतु सामूहिक आवाज शासन को भी बदल सकती है। इसीलिए कवि इनके मन में
क्रांति की भावना जगाना चाहता है कि नहीं उठो, हो गया, बहुत कुछ हो गया, जो दबे कुचले हो तो कम से कम इसके माध्यम से ही तुम जागो और क्रांति करो ताकि ये शासन का शोषण बंद हो सके और वास्तविक स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस गजल को लिखा है कि लोग इसके जो है उठें, आगे बढ़ें और इसका विरोध करें। प्रश्न संख्या 7 है, कवि ने देश की राजनीतिक स्थिति पर क्या व्यंग किया है? अब सीधी सी बात है भाई, आप सुख सुविधाएं दे रहे हैं, सुधार का वादा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप जब सत्ता में आ गए तो आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसे लोगों के ऊपर सीधे सीधे उन्होंने इस राजनीतिक लोगों के ऊपर व्यंग किया है जिनकी कथनी और करनी में फर्क है। कवि देश की राजनीतिक अव्यवस्था के बारे में वर्णन करता हुआ कहता है कि देश की आजादी प्राप्त कर लेने के बाद यह तय हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख सुविधाएं रूपी चिराग निश्चित रूप से प्रदान किया जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति को हर सुख सुविधा मुहैया कराई जाएगी, ये वादा था। परंतु आज तो स्थिति यह है कि एक को तो क्या पूरे शहर को रोशनी देने के लिए एक भी चिराग उपलब्ध नहीं है, यानी कि हर एक को तो छोड़िए, पूरे शहर को के लिए भी एक रोशनी के लिए बल्ब नहीं, यानी कि एक सुविधा उपलब्ध नहीं। लोगों को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आश्वासन दिए गए थे, परंतु वे तो केवल आश्वासन ही सिद्ध हुए, किसी को भी जीने के लिए सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई। राजनीतिक बड़े बड़े सपने तो जनता को दिखाते हैं, पर वे जनता को सिवाय भुलावे में रखने और धर्म धारण करने के अतिरिक्त कुछ नहीं देते। यानी कि ठीक है हम कर देंगे, आप हमको दीजिए, हम कर देंगे, तो एक आश्वासन ही रहता है पर करते कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों पर इसके माध्यम से सीधे बन किया राजनीतिक परिस्थिति और राजनीतिक लोगों के ऊपर। ना हो कमीज तो पावों से पेट ढक लगे, कोई हंसी नजारा तो हो नजर के लिए। इन पंक्तियों का आश्रय क्या है? यानी कि यहाँ के लोग जो आदमी हैं वो अपनी स्थितियों से इतना ज्यादा मजबूर हो चुके हैं कि अगर उनके पास जितनी चीजें हैं वो उसी में उतना ही गुजारा कर रहे हैं, मतलब और के लिए वो आवाज भी नहीं उठा रहे, है ना। उम्मीद तो करते हैं कि भाई बहुत कुछ मिले, लेकिन उसके लिए वो आवाज नहीं उठा रहे, इतने लाचार और मजबूर हो चुके हैं। कवि ने इन पंक्तियों में आम आदमी की स्थिति बताई है कि आम आदमी गरीब है, लाचार है, वह विरोध करना भूल चुका है, अब वह शांत बैठ चुका है और यह लोग ऐसे ही भ्रष्टाचारी नेताओं के लायक हैं जो अपनी पेट भरना जानते, जनता को सता के अपना पेट भरना जानते। इन भ्रष्टाचारी नेताओं का शासन आराम से चल रहा है, शांति से चल रहा है, केवल आम व्यक्ति की ही वजह से। कवि ने मानवीय कल्पना ईश्वर से की है क्योंकि वह इसी कल्पना से आश्चर्यचकित होकर संतुष्ट होता है। उसका कहना है कि हमेशा आत्मसम्मान व मानवीय मूल्यों के साथ जिए और मरे। तो यहाँ पर कोई हंसी नजारा तो हो नजर के लिए, तो कहने का तात्पर्य है कि वो एक ऐसी कल्पना करना चाह रहे हैं जहां पर सबके लिए सब कुछ मौजूद हो, जैसे कि वादे किए गए थे। पर लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जा चुका है कि अब वो शांत हो चुका है, अब वो विद्रोह नहीं कर रहा, मांग नहीं कर रहा। तो यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने बोला है कि भाई आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतना सम्मान होना चाहिए कि आप इसके खिलाफ खुलकर बोल सके। प्रश्न संख्या 9 है, कवि ने गजल में गुलमोहर का प्रयोग किसके प्रतीक के रूप में किया है? ठीक है, कवि ने गजल में गुलमोहर का प्रयोग आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में किया। हमें गुलमोहर के जरिए ये कहना चाहते हैं कि हम जहां भी रहें, जैसे भी रहें, गुलमोहर के साथ जिए। इसका अर्थ है हम हमेशा अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए। व्यक्ति वही है जिसके अंदर अपना आत्मसम्मान बनाए रखा है। अगर आप अपना आत्मसम्मान खो देते हैं तो इसका मतलब कि आपने कुछ भी नहीं पाया। तो यहाँ पर गुलमोहर का प्रतीक हमारे आत्मसम्मान के रूप में किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, कवि के अनुसार शासक वर्ग उनकी आवाज क्यों दबाना चाहता है? क्योंकि कवि जिस तरह की गजल लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, इससे शासक वर्ग को ये डर है कि कहीं ना कहीं उनको कि समाज में लोग क्रांति कर देंगे, शासन में कहीं अशांति हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। जिस तरीके से वो अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, करते रहें,
अगर लोग जागृत हो गए तो क्रांति होने का डर है, इसीलिए वो शायर की ज़बां को शांत करना चाहते हैं। कवि के अनुसार शासक वर्ग उनकी आवाज इसलिए दबाना चाहता है क्योंकि कवि जनता का शोषण करने वाली सत्ता, भ्रष्टाचार करने वाली सत्ता और अन्याय आदि करने वाली सत्ता के खिलाफ आवाज उठाकर आम आदमी की आवाज बुलंद करवा रहे हैं और सत्ता के खिलाफ खड़ा होने को कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शासक वर्ग को डर है कि क्रांति हो जाएगी, इसीलिए शायर की ज़बां को चुप कर दो, इसी में भलाई है। तो ये था हमारा गजल पार्ट के MIQs। ठीक है, तो इसके जरिए हमने क्या देखा कि सारी चीजों को बहुत अच्छे से हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो इसी तरीके से आप देखते रहिए, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। जो चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे तो वो तो आप आसानी से लिख सकते हैं आप, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हम NCERT में भी कर लेते हैं। अब हम जो कर रहे हैं कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को समझने के लिए क्वेश्चंस इसी के आसपास पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।